नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज मैं आपको एक पेशेंट ने स्पर्म्स के बारे में और सीमेन के बारे में पूछा था। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा आपको स्पर्म्स के बारे में बताऊं। ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसीजर होता है सीमेन एनालिसिस, जो कि यूजुअली जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज हमारा जो इंडियन सिनेरियो है उसमें हमें पता है, सबको लगता है कि एक मेल डोमिनेंट समाज है, जबकि मेल्स को कुछ नहीं करना, सिर्फ सीमेन देना है। स्टिल वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं अपना सीमेन दे के सीमेन एनालिसिस कराने के लिए, बिकॉज ज़्यादातर उनको बोलो तो कहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है, पहले आप इनकी जांचें करो। समझाना दोनों चाहिए, बिकॉज दोनों के इन्वेस्टिगेशंस होने हैं, दोनों के उससे बच्चा होना है। बट यूजुअली हम लोग फिर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते, क्योंकि एक बार फीमेल के रिपोर्ट्स हो जाएं फिर मेल भी तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद मेल का टेस्ट होता है, क्योंकि मेल्स में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है, पर अगर थोड़ी बहुत कमी है उसे हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम मेल्स में देखते क्या हैं, मेल्स का जो सीमेन होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि मोटिलिटी कैसी है। बिकॉज अगर मोटिलिटी नहीं है, अगर स्पर्म काउंट अच्छा भी है लेकिन मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। मोटिलिटी के 4 क्राइटेरियाज होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। 0 इज़ एब्सेंट मोटिलिटी। एब्सेंट मोटिलिटी में भी प्रेगनेंसी होती है, बट देन यूजुअली नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आईयूआई से भी नहीं हो सकती, बिकॉज आईयूआई में भी थोड़ा बहुत मोटाइल होना चाहिए, उसकी हम लोग मोटिलिटी बढ़ाते हैं, काउंट बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन कम करते हैं। लेकिन बिल्कुल नॉन मोटाइल है, 0 ग्रेड है, तो फिर इक्सी हमें करनी पड़ती है। इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि हम लोग एक ओवम के अंदर एक स्पर्म डालते हैं, तो हम उनकी इक्सी कर सकते हैं जिनकी 0 ग्रेड है। ग्रेड 4 जो मोटिलिटी होती है, दैट इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी। जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो ही यूजुअली फर्टिलाइजेशन करा के प्रेगनेंसी दे सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट करती हैं मोटिलिटी को एंड स्पर्म काउंट को? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर होता है। भगवान ने कुदरती जो टेस्टीज़ हैं वो बॉडी के बाहर रखी हैं, जिससे कि उनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है। तो अगर वो किसी भी कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली काउंट और मोटिलिटी दोनों में फ़र्क पड़ेगा। तो अगर उनको बाय बर्थ टेस्टीज़ अंदर हैं, अनडिसेंडेड टेस्टीज़ हैं, तो भी स्पर्म काउंट गड़बड़ हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा टाइट लंगोट पहनते हैं, तो इन सब से भी टेम्परेचर, स्पर्म मोटिलिटी एंड काउंट दोनों में फ़र्क पड़ता है। बहुत हॉट फर्नेसेस में जो काम करते हैं उनका भी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी ख़राब होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सोना और ये सब लेना भी इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब सेकेंड चीज़ आती है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स बहुत तरीके से हो सकते हैं। एयर में टॉक्सिन्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर एयर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वो हर चीज़ को अपने इफ़ेक्ट करता है, बॉडी के लंग्स को भी और स्पर्म्स को भी डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है। सेकेंड इज़ फूड के टॉक्सिन्स, जैसे कि हम लोग अगर सब्जियां खा रहे हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स हैं, या इस तरह का पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, या मतलब कोई भी हम फूड प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं जो कि टॉक्सिक हैं, तो डीएनए को, तो स्पर्म्स में भी फ़र्क पड़ता है। तो टॉक्सिन्स हमें अवॉइड करने हैं। अब थर्ड चीज़ आती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मेनली हमें पता है स्मोकिंग जो बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है। अल्कोहल लेना, कंजप्शन वंस इन अ वाइल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रूटीनली लेते हैं और क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं देन डेफिनेटली यू हैव टू रिड्यूस इट। एंड थर्ड इज़ टोबैको चूइंग, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि टोबैको खा खा के अपने स्पर्म काउंट 0 कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको कुछ भी लेते हैं, ये सब सिर्फ आदत की बातें होती हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली आपका ही फ़ायदा होगा प्रेगनेंसी लाने के लिए, एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाने के लिए। बिकॉज कई बार लोगों के मिस्ड अबॉर्शंस हो रहे होते हैं और इस पार्ट पे हम लोग देखते ही नहीं है। जो मेल के सीमेन का एनालिसिस है वो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी आ रही है। बट अगर सीमेन स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली डिफेक्टिव एम्ब्रियो बनेगा, और अगर डिफेक्टिव एम्ब्रियो होगा तो फिर अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेस। कहते हैं स्ट्रेस तो वैसे भी चिता समान होती है, हालांकि इसका कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल स्ट्रेस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वेज। किसी भी चीज़ में स्ट्रेस हेल्प नहीं करेगा।
तो कोशिश करिए आप मेडिटेशन करके या कुछ करके अपने स्ट्रेस को कम करें, जिससे कि आपके स्पर्म्स का काउंट एंड मोटिलिटी दोनों अच्छी हो। अब हम आएंगे डाइट पे। डाइट में क्या करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं हम? डाइट में एक तो हमें पैकेज्ड फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इट एक्चुअली हार्म्स यू। और उसके बाद मैं भी जितनी भी एंटी एजिंग चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली, बिकॉज एंटी एजिंग इज़ फॉर स्पर्म्स ऑल्सो, जितनी भी एंटी एजिंग चीज़ें होती हैं वो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्पर्म्स मतलब उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके डेफिनेटली स्पर्म्स की मोटिलिटी एंड काउंट दोनों चीज़ें अच्छी होंगी। दूसरी चीज़, आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं जैसे कि मैदा, शुगर, ये सब टोटली अवॉइड करना चाहिए। बाकी जितने भी फास्ट फूड्स हैं वो भी अवॉइड, पैकेज फूड एंड फास्ट फूड शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज इन सबसे डेफिनेटली स्पर्म्स के मोटिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बाकी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाइए। अगर आप दिन भर में एटलीस्ट आधा घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन एवरीथिंग। आपके जो बॉडी का बैलेंस है, आपका जो बॉडी की चीज़ें हैं, सब कुछ अच्छी रहेंगी और उसके कारण आप फिट रहेंगे एंड डेफिनेटली स्पर्म्स की मोटिलिटी और वो सब भी अच्छा होगा। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, टेस्टोस्टेरोन गड़बड़ है, LH-FSH गड़बड़ है, वो जब जांचें होंगी तो उसमें जो भी इम्बैलेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर वर्क कर सकता है उस पर। अगर आपके सीमेन में इन्फेक्शन आता है तो एंटीबायोटिक थोड़ी सी लंबी खानी पड़ती है, 3 से 5 दिन खा के बंद करने का कोई सेंस नहीं है। आप प्रॉपरली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जितना जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए जितने दिन मेडिसिन ज़रूरत है वो ज़रूर लेके उसे ठीक करिए, सो दैट आपके सीमेन के पैरामीटर्स अच्छे हों और नेचुरली आप कंसीव कर सको। उसके अलावा वेरिकोसील एक पोजीशन होती है जिसमें कि गुच्छे जैसे बन जाते हैं, सो अगर वो है तो उसकी सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। इट डिपेंड्स कौन से ग्रेड की वेरिकोसील है। अगर लगता है तो आप डॉक्टर से मिलेंगे, फिर डॉक्टर को जो भी उसको करेक्टिव मेजर करना है, माइट बी बाय सम प्रॉपर एक्सरसाइजेज एंड ऑल दोज थिंग्स, उससे भी हमारे को किया जा सकता है। जो भी अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको सर्जरी बताई जाएगी। उसके बाद अब सीमेन एनालिसिस में मेनली हम लोग देखते क्या है? हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम लोग स्पर्म काउंट देखते हैं, देन स्पर्म मोटिलिटी देखते हैं। कहते हैं कि एक स्पर्म से प्रेगनेंसी आ सकती है, लेकिन अगर काउंट 60 मिलियन से कम है तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर मोटिलिटी 80% से कम है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं। DNA फ्रेगमेंटेशन है, बिकॉज DNA फ्रेगमेंटेशन में जो स्पर्म्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो अगर अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म्स होंगे वही हमें प्रॉपर प्रेगनेंसी दे सकते हैं, मिस्ड अबॉर्शंस में तब्दील नहीं हो सकते। थर्डली, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम लोग बेसिकली जो ये वेरिकोसील होता है उसको देखते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन किया जाए, साइज़ ऑफ टेस्टिस, पोजीशन ऑफ टेस्टिस, ये सब देखा जाए। उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आएंगे तो मेनली ट्रीटमेंट में अगर हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ है तो हमें वो ठीक करना पड़ेगा, जो भी इम्बैलेंस है उसको ठीक करना पड़ेगा। बाई चांस कभी थायराइड है, LH-FSH, टेस्टोस्टेरोन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय योर डॉक्टर। उसके अलावा फिर हम लोग तो ट्रीटमेंट में मेनली अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करा जाएगा। अगर इन्फेक्शन है तो उसकी मेडिसिन देनी पड़ेगी। अगर मोटिलिटी और काउंट कम आता है देन वी विल हैव टू गिव फ्यू एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मैंने बताया एंटी एजिंग चीज़ें होती हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा फैटी एसिड्स, सारी चीज़ें जो भी डिफरेंट टाइम पर रिसर्च होती है एंड उसके अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है, यूजुअली मल्टीपल चीज़ें कंटेन करते हुए ब्रांड्स आते हैं, वो दिए जाते हैं जिससे कि क्वालिटी बेटर हो। कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो भी दिए जाते हैं। और अगर बाई चांस वेरिकोसील ज़्यादा है तो उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। अब हमारे ट्रीटमेंट में हमने ये सब कर लिया और सीमेन काउंट हमारा अच्छा हो जाता है तो हम लोग नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं आ रही है या सीमेन पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर हमें क्या करना है? अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मान लीजिए कि उसकी जो मोटिलिटी है वो 0% है, तब तो हमें
IVF पे जाना पड़ेगा। IVF में भी ICSI करनी पड़ेगी, जिसमें कि एक ओवम के अंदर एक स्पर्म डालते हैं, बट आपका खुद का जेनेटिक बेबी हो सकता है। अगर काउंट में बिल्कुल भी नहीं है और हम एक्चुअली हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, सीमेन काउंट में ज़रा भी नहीं है, तो फिर टीसा या माइक्रो टीसा करने के बाद ICSI करके IVF से प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो फिर हम IUI कर सकते हैं। अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो IUI पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हो। और तो अगर नेचुरली अगर कर सकते हैं तो पहले शुरुआत में इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड, थोड़ा बहुत कम है तो हम मेडिसिन दे के, एंड पेशेंट का, वाइफ का सब कुछ अच्छा है तो हम लोग कहते हैं टाइम्ड इंटरकोर्स। दैट मीन्स हम उनको बताएंगे कब कब उनको रिलेशन रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ ऑफ साइकिल, उनके कितने डेज़ की साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको मिलने का टाइम बताएंगे। सो हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। बट यस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप अपने ट्रीटमेंट में लापरवाही मत करिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड सबसे अच्छी बात है कि मेल्स के सीमेन एनालिसिस में कोई बहुत मेजर कुछ नहीं होता। दे जस्ट हैव टू मैस्टरबेट करके या वाइफ की हेल्प से सीमेन दे के फिर उसका टेस्ट हो जाता है। एंड जो सैम्पल है वो यूजुअली इट्स एडवाइजेबल कि आप हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही दें, और लैब भी हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही हो। एंड आधे घंटे के अंदर लैब में सैम्पल पहुंच जाना चाहिए, फिर लिक्विफाई होकर उसकी टेस्टिंग हो जानी चाहिए टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। बाकी एब्सटिनेंस कहते हैं कि एब्सटिनेंस 3 डेज़ रेगुलर रिलेशन रखिए, फिर 3 डेज़ मत मिलिए, फिर कराइए। बट देयर इज़ नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। आप कभी भी अगर दूर से आ रहे हैं तो आपका कभी भी सीमेन एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट हमें बेसिक चीज़ें पता पड़े। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी देन वी कैन सी फॉर दैट। और कभी भी एक सीमेन एनालिसिस से कभी भी इंटरफेरेंस नहीं बनाते, हमेशा एटलीस्ट 2 या 3 बार सीमेन एनालिसिस हो जाए, बिकॉज कई बार यू नेवर नो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण गड़बड़ रिपोर्ट आ सकती है। तो एक बार में हमें विश्वास नहीं करना है। और बाकी आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। एंड कुछ भी हो, प्रेगनेंसी इम्पॉर्टेंट है, बेबी इम्पॉर्टेंट है। नेचुरली आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो आप एटलीस्ट IUI करवाइए, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, मिनिमम 3, और आई थिंक मैक्सिमम 3 भी ठीक है। अगर 3 बार में नहीं आ रहा है देन शिफ्ट टू IVF। और अगर कोई ऐसा इंडिकेशन है जो कि आपको IVF ही ज़रूरी है देन प्लीज़ उससे भी मत भागिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। जितनी कम एज में, जितनी जल्दी आप लोग अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, प्रेगनेंसी आ जाती है, हमेशा दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बिकॉज जितना लेट करते हैं उतना ही खर्चा भी बढ़ता है, उतनी ही चीज़ें भी गड़बड़ होती है, रिपोर्ट्स भी गड़बड़ होती है। और बाकी मैं इसमें फिर से अटैच कर दूंगी कि मेरा एड्रेस कहाँ है, कैसे कांटेक्ट करना है, सो दैट आप लोग परेशान ना हो, इस तरह के सवाल इस पर ना लिखें। थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। ये वीडियो में बार बार हर पेशेंट यही पूछता है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, कैसे आपसे कांटेक्ट करना है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ जिससे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, और मैं हर वीडियो के बाद इस वीडियो को अटैच कर दूँगी, सो दैट आपको ये जानकारी आराम से मिल जाए कि आपको कैसे आना है, क्या करना है। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय पेशेंट्स जो मेरे पर इतना विश्वास करके इतनी दूर दूर से आ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। बहुत दूर दूर से, आउट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया। आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं लोगों की चीज़ें पूरी कर पाती हूँ, और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ। बाकी तो देखो किस्मत होती है। आई कैन जस्ट डू माई लेवल बेस्ट। आपके हाथ में आपके कर्म है, मेरे हाथ में मेरे कर्म है। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो सबसे पहले मेरा जो सेंटर है वो सिर्फ झांसी में है, वीरांगना झांसी के नाम से अब स्टेशन का नाम है, जो कि आपको आराम से मिल जाएगा। ये जंक्शन है तो ट्रेन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, और स्टेशन से जो मेरा सेंटर है दैट इज़ अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स। बहुत सारे टेम्पोज, ऑटो सब मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज के, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 के सामने करुआ जैन मंदिर रोड है। बस उस पर आप जैसे 2 नंबर गेट पे खड़े होकर आप देखेंगे ऑपोजिट साइड, तो आपको ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल डॉक्टर प्रीति गुप्ता। तो आप आराम से आ सकते हैं, टेम्पो ऑटो कुछ भी करके। एंड जो मेरे टाइमिंग्स हैं देखने के वो 11 to 4 हैं,
एक्सेप्ट संडे। अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसा है, तो आप पहले से व्हाट्सएप पे मैसेज करके संडे को आ सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करिए आप वीकडेज़ पे 11 से 4 के बीच में आएँ। एंड प्लीज़ पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, बिकॉज कई बार इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल तो फिर आपको दूसरी ड्यूटी डॉक्टर से मिलना पड़ता है। इट्स बेटर, आई वॉन्ट कि आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आप मुझसे ज़रूर मिलें। बाकी अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो मैं आपको नंबर बता रही हूँ, बट प्लीज़ 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 नो कॉल्स ऑन दैट नंबर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि देखो हर कोई फ़ोन करता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टॉक। एक नॉमिनल फ़ीस सिर्फ इसलिए रखी जाती है जिससे जो जेन्युइन हो वही बात करे। अननेसेसरी हर एक से बात कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो नॉमिनल फ़ीस होती है वो 500 रुपीज़ होती है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अपने रिपोर्ट्स भेजेंगे, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा जिस पे आपको ट्रांसफ़र करने हैं और स्क्रीनशॉट भेजना है। एंड यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं, मेरा स्टाफ कोशिश करता है कि जिस दिन आपका स्क्रीनशॉट आ गया उसी दिन आपकी वीडियो कंसल्टेंसी पे बात हो जाए मुझसे। कभी कभी बाय चांस ऐसा होता है कि मैं किसी इमरजेंसी में हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट, तो अगर आपके पास मेरा वीडियो कॉल नहीं आए या मेरा स्टाफ आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं कराए तो आप प्लीज़ 5-6 घंटे बाद एक हेलो भेज दीजिए। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स का होता है तो कई बार पीछे चला जाता है, या फिर आप नेक्स्ट डे फिर से एक हेलो भेज दीजिए। आई एम रियली सॉरी अगर कभी आपको वेट करना पड़ा हो बात करने के लिए, पर कोशिश मैं ये करती हूँ कि जिस दिन आ गया उस दिन मैं आपकी बात करा दूँ। जो नंबर है दैट इज़ 9235730222। तो आपको लेकिन इस पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है प्लीज़। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कोई 10:30 बजे, कोई 11 बजे, कभी मैं ओटी में हूँ तब फ़ोन करते हैं। सो प्लीज़ नो कॉल्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार।